अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर की और आज हमारी इस बुक के चैप्टर नंबर 11 के थ्योरेटिकल पार्ट का आखिरी हिस्सा है जिसे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और वो क्या है? एनवायरमेंटल क्राइसिस एज़ एंट्रोपी क्राइसिस। हम लोगों ने एंट्रोपी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि हम जो इस प्लैनेट पे रहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि बहुत ही फ्रेजाइल इकोलॉजिकल सिस्टम पे बेस कर है, जिसमें बहुत स्मॉल चेंजेस भी इस प्लैनेट पे मौजूद लाइफ को हमारे लिए मुश्किल बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, किस तरह से एंट्रोपी का रोल है इस इन्वायरमेंटल क्राइसिस को समझने में और किस तरह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस्तेमाल करते हुए हम इस क्राइसिस को समझ भी सकते हैं और किसी हद तक काबू भी पा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एंट्रोपी को डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा कि जब भी हमारे किसी भी सिस्टम के अंदर हीट जो है वो ऐड की जाती है तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ हो जाती है और कोई भी नेचुरल प्रोसेस जो होता है हमारे पास वो इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता है कि ओवरऑल एंट्रोपी इंक्रीज़ कर देता है। अब स्टूडेंट्स, इस इन्हीं चीज़ों को अगर हम लोग सामने देखें तो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो मैन मेड प्रोसेसेस हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए डिवाइस किए हुए हैं। उन सारे प्रोसेसेस का एक कॉन्सिक्वेंट इफ़ेक्ट है जो इस फॉर्म में हमें नज़र आता है कि हमारे जो सिस्टम है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है और ये जो हमारी फ्रेजाइल प्लैनेट है, इस प्लैनेट की एंट्रोपी को वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि जो एंट्रोपी का इंक्रीज़ होना है वो इफ़ेक्ट करता है हमारे ओवरऑल सिस्टम को और ये एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं है, ये एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। अगर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को सामने रखें तो हम इस एंट्रोपी के इफ़ेक्ट्स उन्हें भी देख सकते हैं और फिर उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं हम उन्हें भी डिस्कस कर सकते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये एनवायरमेंटल क्राइसिस को भी एक्सप्लेन कर सकता है और फिर अगर हम लोग इसी को सामने रखें तो इसकी मदद से हम प्रोबेबल सॉल्यूशंस को भी डिस्कस कर सकते हैं। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ये एंट्रोपी जो है इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब भी हीट एंटर होगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी और जब एंट्रोपी बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो अवेलेबल हीट है वर्क करने के लिए वो कम होती जा रही है। हम किसी भी एनर्जी प्रोसेस को अगर देखते हैं तो उस एनर्जी प्रोसेस में हम लोग किसी भी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके उससे वर्क ले सकते हैं। जैसे कि स्टीम इंजन हम लोगों ने देखा, जैसे कि पेट्रोल इंजन हम लोगों ने देखा। इन तमाम के अंदर हम किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस हीट एनर्जी से आगे वर्क लेते हैं। लेकिन उस वर्क के रिज़ल्ट के तौर पे हमारे जो ओवरऑल सिस्टम है उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। कैसे? ये देखें, हम इंसान बेसिकली क्या काम कर रहे हैं? हम ऑर्डर लेके आना चाह रहे हैं। ऑर्डर नेचर फॉर अवर कंफर्ट्स एंड ग्रीड, ये स्टूडेंट्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हम लोग इस नेचर में कुछ ऑर्डर प्रोड्यूस कराना चाहते हैं और उस ऑर्डर के प्रोडक्शन को हम लोग एसोसिएट करते हैं अपनी कंफर्ट्स के साथ। इसकी मैं एक सादा सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम लोग किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे गर्मियों के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे घरों के अंदर, हमारे कमरों के अंदर, हमारे ऑफिसेज़ के अंदर जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए। अब टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लोग वहाँ पे एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इमेजिन करें कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और बाहर 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है और आप उस कमरे के अंदर एक एयर कंडीशनर लगाते हैं और वो उस कमरे का टेम्परेचर कम कर देता है। अब स्टूडेंट्स, इस केस में हम लोग एक ऑर्डर लेके आ रहे हैं। किस तरह से ऑर्डर लेके आ रहे हैं कि कमरे का टेम्परेचर कम होना, यानी उसका मतलब है कि कमरे के अंदर जो गैस हमारे पास मौजूद है उसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वो हैं जो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं। ये ऑर्डर है एज़ कंपेयर टू द आउटसाइड। अगर आउटसाइड देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो ज़्यादा एनर्जी वाले हैं। जैसे हम लोग जब एंट्रोपी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इसी एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया था कि जैसे हमारे पास अगर इस तरह से एक लार्ज कंटेनर मौजूद हो
और इस लार्ज कंटेनर में हम लोग सेग्रीगेशन कर दें कुछ इस तरह से कि इसके दरमियान में एक पार्टीशन मौजूद है और उस पार्टीशन की एक साइड पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिनका टेम्परेचर कम है और उसकी दूसरी साइड पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स, अगर इस वक्त देखें तो ये एक ऑर्डर्ड स्टेट है। ऑर्डर्ड स्टेट होने का मतलब ये है कि ज़्यादा एनर्जी वाले एक तरफ हैं, कम एनर्जी वाले एक तरफ हैं, तो ये एक ऑर्डर्ड स्टेट है। तो अगर हम लोग इसी को कंपेयर करें अपने इस एग्जांपल के साथ जो हम एयर कंडीशनिंग की डिस्कस कर रहे थे कि हमारे कमरे का टेम्परेचर कम है और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो इसी तरह से है कि एक तरफ टेम्परेचर कम है और एक तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है। ये एक ऑर्डर है और ये ऑर्डर हम किस तरह से लेके आए हैं? ये ऑर्डर हम लेके आए हैं अपने एक प्रोसेस से जिसे एयर कंडीशनिंग वाला प्रोसेस कहते हैं। इससे पहले ज़्यादा एनर्जी वाले और कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स ये एक दूसरे के अंदर मिक्स हुए थे, उस वक्त डिसऑर्डर था और हमने क्या किया, कमरे में से हीट को एक्सट्रैक्ट किया और बाहर इन्वायरमेंट के अंदर थ्रो कर दिया, यानी हम एक ऑर्डर ले आए। इस तरह का ऑर्डर हम लोगों ने बना लिया। किस काम के लिए? अपने कंफर्ट के लिए। हमने अपनी कंफर्ट के लिए एक ऑर्डर क्रिएट किया, लेकिन ये जो ऑर्डर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, हमें पता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है कि जब भी आप ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो वो ऑर्डर किसी एक जगह पे तो मौजूद होता है, लेकिन ओवरऑल वो तो सिस्टम की एंट्रोपी को इंक्रीज कर देता है, सिस्टम के डिसऑर्डर को बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एन इंक्रीज इन द ऑर्डर इन अ सिस्टम। अगर हम किसी भी सिस्टम के ऑर्डर को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी, इस एग्जांपल में हम लोगों ने ऑर्डर को इंक्रीज किया था। अब ये जो ऑर्डर का इंक्रीज करना है, ये बेसिकली डिसऑर्डर को इंक्रीज करता है। अ ग्रेटर इंक्रीज इन एंट्रोपी, तो जैसे ही ये काम होता है तो एंट्रोपी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। और द डिसऑर्डर इन द एनवायरनमेंट, यानी अगर हम लोग किसी एक जगह पे इंक्रीज करते हैं अपने ऑर्डर को, तो हम उस जगह पे तो ऑर्डर को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल क्या कर रहे हैं? ओवरऑल हमने एंट्रोपी को इंक्रीज कर दिया होता है। जैसे स्पेसिफिक एग्जांपल जिसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी में देखें, तो जब आपने हीट अंदर से एक्सट्रैक्ट की है और उसे बाहर इन्वायरमेंट के अंदर फेंक दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब है चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है और हमारा जो इन्वायरमेंट है आपने ओवरऑल उसकी एंट्रोपी को इंक्रीज कर दिया। थोड़ी सी जगह पे तो आप ऑर्डर ले आए, लेकिन ओवरऑल आपने जो ऑर्डर था वो इंक्रीज कर दिया और डिसऑर्डर जो था वो इंक्रीज कर दिया, यानी एंट्रोपी जो थी उसे इंक्रीज कर दिया। और एंट्रोपी इंक्रीज करने का मतलब तो बहुत सादा सा है कि हमारे पास वर्केबल हीट जो है वो ख़त्म हो जाती है, वर्केबल हीट कम होती जाती है और हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है वो डिसरप्शन की तरफ चलता जाता है। अब होता क्या है कि इसकी वजह से जो ओवरऑल इफ़ेक्ट है, ये चीज़ जो है, इट ओवरऑल इफेक्ट्स ओवरऑल लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑन दिस प्लैनेट। हम लोग कहते हैं कि हमारा प्लैनेट जो है वो एक बहुत ही फ्रेजाइल प्लैनेट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लाइफ सस्टेन करती है, ये जो लाइफ फॉर्म हम जिसे जानते हैं उसको देखें तो ये बहुत ही एक बैलेंस्ड और नैरो बैलेंस्ड इकोलॉजिकल सिस्टम पे बेस कर रही है, जिसमें थोड़ा सा भी अगर चेंज आ जाए तो वो जो चेंज है वो चेंज बहुत बड़े इन्वायरमेंटल क्राइसिस का बायस बन सकता है, जिसको हम लोग फेस भी कर रहे हैं कि हम बहुत सारे इकोलॉजिकल सिस्टम्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर चुके हैं सिर्फ अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, और ओवरऑल एंट्रोपी हमेशा उसमें इंक्रीज़ हो रही है। हमें पता है हर नेचुरल प्रोसेस में तो एंट्रोपी इंक्रीज़ होनी ही होनी है, लेकिन जो हम मैन मेड प्रोसेसेस हैं जिनको बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, उनकी वजह से जो वो चेंज इन एंट्रोपी का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। और उसी की एक यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी प्रोसेसेस हर जगह पे इन्वॉल्व है। हम अगर इन एनर्जी प्रोसेसेस को देखें तो ये सारे के सारे एनर्जी प्रोसेसेस जो हैं वो एफिशिएंट नहीं है। हम जितने भी एनर्जी प्रोसेसेस को देखते हैं, अगर उनकी एग्जांपल्स दी जाए, तो जैसे
हम लोग अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ियों के चलाने के लिए हमें इंजन्स में फ्यूल को जलाना पड़ता है। अब जब इंजन में फ्यूल जलता है, तो फ्यूल का जलना एक एफ़िशिएंट प्रोसेस है, लेकिन उसमें से जो हीट जनरेट होती है, जिसे हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं, वो एक एफ़िशिएंट प्रोसेस नहीं है। हम केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वो जो हीट है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर चला जाता है। जैसे हमने देखा कि हमारे पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी तो 25% तक से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब है कि 75% हीट जो जनरेट हो रही थी, वो तो एनवायरनमेंट में चली गई। तो हमारा जो ये प्रोसेस था एनर्जी से वर्क लेने का, वो तो एक एफिशिएंट प्रोसेस ना हुआ। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी हीट जो थी वो डेसिपेट हो गई। तो इसका मतलब है इसी तरह से अगर डीजल इंजन की बात करें तो वो भी प्रोसेस हमारे पास एफिशिएंट नहीं है, 40% तक चला जाता है। हमारी फैक्ट्रीज़ के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो भी बहुत सारे एफिशिएंट प्रोसेसेस नहीं है। इसी की एक एग्जांपल हमारे साइड बॉक्स में भी दी गई है। इसमें देखते हैं हम लोग कि जैसे एक जेट है, तो जेट इंजन जब चलता है तो उसके एग्जॉस्ट में से हमें एक हीट, एक फायर जो है वो बाहर निकलती हुई नज़र आ रही होती है। अब ये हीट कौन सी है? स्टूडेंट्स, ये वो वाली हीट है जो इंजन ने एनवायरनमेंट को दे दी थी। ये वो हीट थी जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे इंजन की। तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो तो एनवायरनमेंट के अंदर ऐड हो रही है, और जब एनवायरनमेंट के अंदर ऐड होगी तो इसका मतलब तो वही है कि ये एंट्रोपी को इंक्रीज करने में इस्तेमाल हो रही है। तो एंट्रोपी हमारी बढ़ गई। तो ये जो एफिशिएंसी है हमारे प्रोसेसेस की, ये कम होने की वजह से एंट्रोपी हम बहुत तेज़ी से बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे सिस्टम की एंट्रोपी, हमारी दुनिया की जो ओवरऑल एंट्रोपी है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करती चली जा रही है। अब अगर हम इसका सॉल्यूशन इस तरह से देखें कि हम अपने प्रोसेसेस को एफिशिएंट कर लें, तो बिल्कुल हम इनको एफिशिएंट करके जो एंट्रोपी में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, हम उस इंक्रीज़ को रिलेटिवली स्लो कर सकते हैं। लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने ये चीज़ बताई है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोगों ने सीखा था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इम्पोजेस एन अपर लिमिट ऑन एफिशिएंसी। हम लोगों ने देखा था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमें बताया कि एफिशिएंसी कभी भी 100% पे नहीं जा सकती। एफिशिएंसी बढ़ते बढ़ते 100% नहीं हो सकती। कभी भी 100% आइडियल कार्नो इंजन की एफिशिएंसी भी 100% नहीं है। यानी उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा तो होगी, लेकिन 100% नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी हम बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन इतनी नहीं बढ़ा सकते कि हमारी एंट्रोपी चेंज ना हो। कोई भी ऐसा प्रोसेस होगा तो उसमें एंट्रोपी ने अल्टीमेटली इंक्रीज होना ही होना है। और फिर एंट्रोपी के इंक्रीज होने का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट में जो कंटिन्यूअसली क्राइसिस में जा रहा है वो बढ़ता चला जाएगा। और फिर एक और चीज़ भी है, जो हमारी बेसिक ग्रोथ है इंसान की, जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है, उस ग्रोथ में एक बहुत बड़ा हिस्सा इस फॉर्म में है कि हमारे जितने भी मैकेनिकल प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेसेस में हम लोग किसी न किसी फॉर्म में हीट जनरेट कर रहे होते हैं। जैसे हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, उसमें हीट जनरेट हो रही होती है। इवन कि हम ये जो छोटे से मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं, अपने लैपटॉप से इस्तेमाल करते हैं, कोई भी गैजेट इस्तेमाल करते हैं, तो उस गैजेट की वर्किंग के दौरान भी हीट जनरेट होती है। और जो हीट है, ये हम इसे कहते हैं कि किसी भी एनर्जी की डेथ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। हीट इज़ द अल्टीमेट डेथ ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई भी एनर्जी जब हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो उस एनर्जी की डेथ हो जाती है। अब उससे हम फर्दर वर्क नहीं ले सकते। यानी हमने देखा कि जो हमारी गैसोलीन थी, हमारा पेट्रोल था, उसके पास बहुत सारी केमिकल एनर्जी मौजूद थी, जिस केमिकल एनर्जी से हम लोग वर्क ले सकते थे। और फिर जब इंजन के अंदर हम लोगों ने उससे वर्क लिया, जो एक्सेस हीट की फॉर्म में बाहर डेसिपेट हो गया, वो तो उसकी डेथ होगी। अब उसे हम फर्दर किसी भी काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो एनर्जी ज़ाया हो गई है। हमारी डिवाइसेस की वर्किंग के दौरान बहुत सारी जो केमिकल एनर्जी जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो वो उस एनर्जी की डेथ होती है। और एनर्जी की डेथ का मतलब ये है कि अब इस एनर्जी को हम लोग किसी भी किस्म के वर्क में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो एनर्जी की जो डेथ है वो अल्टीमेटली क्या कर रही है, हमारे इन्वायरमेंट की एंट्रोपी को वो भी इंक्रीज कर रही है। और फिर उस इंक्रीज करने की वजह से बेसिकली हमारा टेम्परेचर जो ओवरऑल है वो बढ़ रहा है, और हम इसे कहते हैं थर्मल पोल्यूशन।
हम इसे स्टूडेंट्स थर्मल पोल्यूशन का नाम देते हैं। इंक्रीज इन थर्मल पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट मींस इंक्रीज इन द एंट्रोपी। और जितनी इन्वायरमेंटल जो थर्मल पोल्यूशन है वो इंक्रीज होगी तो उसका मतलब तो बहुत सिंपल है कि एंट्रोपी इंक्रीज होती चली जाएगी। और जब एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि हम जो क्राइसिस जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा। और फिर इसका जो एक कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स के हमारे पास अगर स्मॉल चेंज आ जाए टेम्परेचर में। और वो किस तरह से आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स देखें हम जब नेचुरल ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि हम अपने रूम्स का टेम्परेचर कम करते हैं, तो हम रूम्स का ओवरऑल जब टेम्परेचर कम करते हैं तो बाहर वाला जो हमारा हिस्सा है वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम हीट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर फेंक रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बाहर इन्वायरमेंट है हम उसका टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ाते जा रहे हैं। हम बहुत सारी एनर्जीज़ की फॉर्म जो हमारे पास मौजूद हैं उनको हीट में कन्वर्ट करके इन्वायरमेंट के अंदर फेंकते जा रहे हैं। हमारी फैक्ट्रीज़ चल रही हैं, हमारे इंजन्स चल रहे हैं, हमारी व्हीकल्स चल रही हैं, और हर एक जगह पे क्या हो रहा है जो हमारे अर्थ के पास बहुत सारी एनर्जीज़ स्टोर थी वो एनर्जीज़ हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट के अंदर वापस आ रही हैं। तो उसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है। और हमें पता है कि अगर बहुत स्मॉल चेंजेस भी आ जाएँ टेम्परेचर के अंदर, तो वो बहुत स्मॉल चेंजेस भी ओवरऑल बहुत एडवर्सली इफ़ेक्ट कर सकते हैं हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को। तो स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट्स ऑन द मेटाबॉलिक रेट्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हमारे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो बहुत तेज़ी से उस इकोलॉजिकल जगह से गायब हो सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बैलेंस्ड सिस्टम है। और हम लोग जानते हैं कि पिछले एक सदी के अंदर लातादाद ऐसी स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की जो इस सफ़ाए हस्ती से ख़त्म हो चुकी हैं सिर्फ़ इन स्मॉल चेंजेस की वजह से, कि अगर चंद एक डिग्री का भी चेंज आ जाए टेम्परेचर के अंदर तो वो वहाँ पे उनका सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं रहता, और पूरी की पूरी नस्ल जो है वो इस दुनिया से मादूम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो इकोलॉजिकल बैलेंस ख़त्म हो रहा है, और वो सिर्फ़ इस वजह से हो रहा है कि हम ये एनवायरमेंटल क्राइसिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो फिर स्टूडेंट्स कर क्या सकते हैं? जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को सामने रखते हैं तो उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम एक ऐसा प्रोसेस जब भी डिवाइस करें जिसमें हीट चेंजेस इन्वॉल्व हों, तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखें, उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को भी देखें। क्या ये प्रोसेस या ये जो काम हम लोग करने जा रहे हैं, इससे जो एंट्रोपी में इंक्रीज़ आना है, क्योंकि एंट्रोपी में इंक्रीज़ तो इनएविटेबल है, वो आना ही आना है, वो स्मॉल या लार्ज स्केल पे हमेशा आएगा। अगर हम इंडिविजुअल उस प्रोसेस को देखें तो हमें ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि वो जो चेंज है वो लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करने जा रहा है, या उससे एनवायरमेंटल क्राइसिस जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम आँखें बंद करके गुज़ार नहीं सकते, क्योंकि हर तरह के नेचुरल प्रोसेस में जो एंट्रोपी का चेंज है वो हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही बता रहा होता है। और जो मोस्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस हैं वो ना सिर्फ हीट को चेंज करते हैं बल्कि उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन जो है उसमें भी इजाफा कर रहे होते हैं। तो इस एयर पोल्यूशन में जो इजाफा करना है ये भी उसका एक सेकेंडरी इफेक्ट है जो हमारे थर्मल पोल्यूशन के साथ साथ ऐड होता जाता है। तो फिर स्टूडेंट्स अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि एनवायरमेंटल क्राइसिस एज एंट्रोपी क्राइसिस अगर हम लोग डिस्कस करें तो फिर ये क्या है? ये है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को सामने रखे बगैर हम प्रोसेसेस डिवाइस करते जा रहे हैं, और वो प्रोसेसेस हमारे एनवायरनमेंट की एंट्रोपी को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमें जब भी किसी प्रोसेस को डिवाइस करना है तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है कि इस प्रोसेस ने हमारी एंट्रोपी को कितना इंक्रीज करना है। आया कि ये प्रोसेस ओवरऑल बेनिफिशियल है या नहीं, हमारे कंफर्ट को जितना इंक्रीज कर रहा है क्या उससे ज़्यादा हमारे फ्यूचर को इनसिक्योर तो नहीं कर रहा। अगर ये चीज़ हम सामने रखेंगे तो इस एनवायरमेंटल क्राइसिस से हम बच सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इन्वायरमेंटल क्राइसिस को इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी देखा और फिर उसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।